हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये 63 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये पेपर थर्ड का है जो आपका सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो है ये प्रैक्टिस सेट का लेवल जो है एकदम आपके एग्ज़ाम के हूबहू है और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। आप जस्ट एक बार देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। तो आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़िए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए, क्योंकि कंपटीशन हार्ड होने वाला है। तो आपका लेवल भी अपर लेवल का होना चाहिए और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही अपर लेवल का है। तो आप बने रहें, लास्ट तक देखें। इस जो है आज हम मैथ का सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट 150 क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार की सुर्खियों में रहा कखोवाका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में जून 2023 में इस पे जो बांध बनाया गया था रूस के द्वारा जो है उड़ा दिया गया। यानी ये जो है कहाँ में है, तो ये जलाशय जो है यूक्रेन में है। अगला क्वेश्चन है 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत के वस्तुगत निर्यात सर्वाधिक किस देश के किए गए हैं। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो है अमेरिका देश को किया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ये G20 के शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ और पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें कि कौन सा समूह जो है ऐड हुआ है। तो कितना समूह ऐड हुआ है, तो ये एक समूह जो अफ्रीकन संघ है इसमें ऐड हुआ है। दोस्तों, अगर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है G20 जो है किस टाइप का समूह है, तो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष किस देश में होने वाला है। तो अगले वर्ष जो है ये ब्राज़ील में होने वाला है। कैमा है 19वां, अब भारत में जो हुआ है 18वां है और 17वां कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को मई 2016 में संशोधित करके लचीले मुद्रास्फीति लक्षित फ्रेमवर्क को सांविधिक आधार प्रदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया। तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो संशोधन किया गया है इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा RBI के साथ विचार विमर्श करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है मुद्रास्फीति दर की निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा। यानी सरकार और RBI मिलकर ये करेगा। इसमें संशोधन किया गया। फिर इसमें संशोधन किया गया कि जो नीतिगत दरों का निर्धारण जो है 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही किया जाएगा और मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करेगा। यानी 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति में है, जिसमें 3 केंद्र सरकार करेगा और 3 RBI के द्वारा होगा। तो इस तरह से जो है ये सभी संशोधन किया गया है। लेकिन ए में जो दिया है मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, तो ये गलत है। वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन मौद्रिक नीति समीक्षा में नहीं होगा, तो ये गलत दिया हुआ है, इसका प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का 2022 विजेता भारतीय टीम में झारखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल थे। तो झारखंड के जो है सुजीत मुंडा थे। दोस्तों, भारत ने अभी तक के 3 वर्ल्ड कप जीत चुका है दृष्टिबाधित में, यानी 12, 17 और 22। इस जो 22 में हुआ है उसमें बांग्लादेश को हराया है। इससे पहले नेपाल और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुका है भारत। अगला क्वेश्चन है किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 आई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, 243 आई के द्वारा। दोस्तों, इसका जो है हम कंप्लीट आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे। यानी ए से लेकर जो पूरा है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का पूरा अनुच्छेद उसमें डाला गया है। तो उसमें जैसे 243 में जो है ये परिभाषा दिया गया है। 243 के ए में जो है ग्राम सभा की चर्चा की गई है। दोस्तों, 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन है। सी में जो है पंचायतों की संरचना है। सी से
संरचना, आप कौन ऐसे याद रख सकते हैं, सी से संरचना। दोस्तों डी में जो है सीटों का आरक्षण है, सीटों का आरक्षण जो है डी में है। और दोस्तों ई में जो है पंचायतों का कार्यकाल, जैसे हम लोग जानते हैं कि अधिकांश जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और ई जो है 5वां स्थान पे है, तो 5 है तो पंचायतों का कार्यकाल। दोस्तों एफ में जो है सदस्यों के लिए अयोग्यता है, जैसे अयोग्यता कह रहा है, योग्यता नहीं, अयोग्यता, यानी एफ क्या होता है, एफ माने फेल, माने अयोग्य हो गया, तो एफ माने फेल। यहाँ दिया है सदस्यों के लिए अयोग्यता का वर्णन है, तो 243 एफ ट्रिक से याद कर सकते हैं। जी में जो है शक्ति का वर्णन है, पंचायतों की क्या क्या शक्ति है, परिधिकार है, उत्तरदायित्व है वो, जैसे जी गणेश जी बहुत शक्तिशाली है, तो जी से गणेश जी और जी से शक्तिशाली। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे 243 एच में जो है पंचायतों द्वारा कर लगाने का शक्ति है, यानी टैक्स लगाता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाई टैक्स होता है, तो एच से हाई, एच का मतलब हाई टैक्स, तो टैक्स की चर्चा किस में है, 243 के एच में है। और आई में जो है वित्तीय स्थिति के वित्त आयोग की चर्चा है। और जे में क्या है, तो संपरीक्षा है, यानी पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा है। और के में क्या है, पंचायतों के लिए चुनाव है। और एल में जो है संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना, एल में है। एम में जो है, एम में क्या है, इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना है, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता है, और नागालैंड में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पूछ देगा कि कौन सा स्टेट है, राज्य है जहाँ पंचायती राज नहीं लागू है, तो ये नागालैंड है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जो है वहाँ लागू है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं है। ये आर्टिकल 243 के एम में दिया है, 243 के एम में। दोस्तों ये सब का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ ये सब प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों एन में जो है पहले से विद्यमान कानून और पंचायतों की जारी रखना, यानी जो कानून चल रहा है पंचायतों के बारे में उसको विद्यमान रखना है, हटाना नहीं है, ये 243 के एन में है। और लास्ट जो 243 ओ है, इसमें जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो है ए से लेकर ओ तक का आप लोग जान सकते हैं। दोस्तों पंचायती राज में टोटल 29 कार्य है, और जो नगर पालिका में है 18 कार्य के वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य वित्त आयोग का चर्चा अभी हम लोग देखें 243 के आई में है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी, माने परिणाम स्वरूप किसके फांसी हुए। दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई थी। तो इसका क्या होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, कब, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए माने उसका टाइम पीरियड में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और है, जैसे लाहौर मुकदमा है 2 बार होता है, एक 1915 में होता है जो प्रथम है, और एक जो है 1931 में होता है। कानपुर मुकदमा जो है 1924 में होता है, कब होता है, 1924 में। और काकोरी जो कांड है 1925 में। अब इसका यूपी सरकार चेंज किया है, एक्शन टू ट्रेन या ट्रेन टू एक्शन है 1925 में। और मेरठ मुकदमा जो है 1929 में हुआ है। तो इससे आप टाइम पीरियड से मिला सकते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की 2 भागों को अलग करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्पेन और फ्रांस का। दोस्तों यहाँ पे 4-5 पर्वत है, अब 4-5 पर्वतों के नाम जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत स्टूडेंट जो है सही नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्रांस और स्पेन के बीच क्या है, पिरेनीज की पर्वत है। अगर पूछ देगा, सभी फ्रांस से जुड़ा हुआ है, खाली अलग अलग देश होता जाएगा। तो फ्रांस स्पेन क्या, पिरेनीज। और फ्रांस इटली से क्या है, फ्रांस इटली से जो है, इटली से अल्पास हो जाएगा, अल्पास, इटली वाला अल्पास। और स्विट्जरलैंड कौन हो जाएगा, दोस्तों फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है जूरा पर्वत जुड़ा हुआ है, जूरा पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी के सीमा पे जो है वासजेस पर्वत है। फ्रांस और जर्मनी के क्या है, वासजेस, इसका नाम क्या है, वासजेस पर्वत। तो वासजेस पर्वत किसके किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी। तो देखिए यहाँ जे पे ज़्यादा फोकस है, तो जो से जर्मनी हो गया,
और स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में यहाँ पे स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जूरा हो गया, तो स्विट्जर यानी जूरा, जो और दोनों आ रहा है, तो जूरा याद रख सकते हैं। और इटली से क्या है, तो इटली से अल्पास है, तो अल्पास पर्वत फेमस है, तो इटली से अल्पास हो जाएगा, आल्पस पर्वत। और फ्रांस और स्पेन में क्या है, पिरेनेज है। तो आप लोग खुद क्या है ट्रिक अपना कर आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ हम जो बोल दिए हैं, जैसे वासजेस, तो जे से क्या हो गया, वासजेस यानी जर्मनी हो गया, जो से यहाँ जूरा है, तो जू और तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इटली से क्या हो जाएगा, अल्पास हो जाएगा। और स्पेन से क्या हो जाएगा, पेनिज पर्वत होगा। तो ये 4 पर्वत है, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनाईमुदी। दोस्तों अनाईमुदी जो है किसका ऊंची पहाड़ी का नाम है, तो ये अनामलाई की है। डोडा बेटा, तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, दोस्तों धूपगढ़ जो है किसका है, तो धूपगढ़ जो सतपुरा का है। और गुरु शिखर अरावली है। देखिए दोस्तों धूपगढ़ जो है 3 पर्वत श्रृंखला है इसका, और महादेव पर्वत पे ही ये धूपगढ़ चोटी है, जो सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी है। यानी अगर श्रेणी पूछ दिया तो सतपुरा श्रेणी हो जाएगा। और इस श्रेणी में 3 पर्वत है, जो दूसरा है महादेव पर्वत है, महादेव श्रृंखला है, और महादेव श्रृंखला पे ही जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डेविस कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों डेविस कप जो है टेनिस या लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित को कलाक्रम के अनुसार सजाना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो हम लोग मॉडर्न से लेकर माने एनिशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जो पढ़ते हैं, इसका पूरा में जो है जो महिला शासक बनी है उसके बारे में चर्चा है। दोस्तों पद्मिनी, इसका अन्य नाम क्या है, पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, वही है। दोस्तों इसके होने न होने पर संदिग्ध है, इसलिए जो है तो पद्मिनी का कार्यकाल क्या हो जाएगा, तो पद्मिनी का कार्यकाल जो है दोस्तों इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रतन सिंह की पत्नी थी, और इसका कार्य जो है 1302-3 माना जाता है। और अहल्याबाई कौन थी, तो दोस्तों ये मराठा है, और मराठा ये इसका कार्यकाल कब से कब है, 1725 से 1795 तक। और दुर्गावती, तो दोस्तों दुर्गावती के बारे में जो है, दोस्तों दुर्गावती का जन्म जो है महोबा साम्राज्य के राजपूत महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय जो चंदेल शासक था, उनके पुत्री थी दुर्गावती। और दोस्तों इनकी शादी जो है 1542 में दलपत शाह से हुई। जो दलपत शाह कौन था, तो गढ़ा साम्राज्य के गोंडा राजा संग्राम शाह का दत्तक पुत्र था। यानी गोंडा राजा, यानी जो हम लोग गोंडवाना पढ़ते हैं ना, वहीं का जो राजा था संग्राम शाह, ये इनके पास पुत्र नहीं था, तो ये दलपत शाह को पुत्र बना लिया था, तो वही दत्तक पुत्र थे। अब वही दलपत शाह से जो है दुर्गावती का शादी होता है, तो इसका ये है। और अहल्याबाई, दोस्तों अहल्याबाई जो है, अहल्याबाई का पूरा नाम क्या है, अहल्याबाई होलकर। दोस्तों इनका जो है कार्यकाल कब है, 25 से 95, 1725 से 95, यानी 31 मई 1725 को जन्म ली, और 13 अगस्त 1795 की इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों मराठा साम्राज्य की एक महिला और इतिहास में प्रसिद्ध है ये। दोस्तों ये अहल्याबाई जो है, ये इनकी दोस्तों दुर्गावती कौन है, तो दोस्तों ताराबाई। दोस्तों ये ताराबाई के बारे में आप लोग मराठा साम्राज्य में पढ़े होंगे। ये जो है राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी थी ताराबाई, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है ये कन्या थी। और इनका जन्म जो है 1675 में हुआ, और मृत्यु जो है 9 दिसंबर 1761 में हुई थी। और ताराबाई का पूरा नाम जो है ताराबाई भोसले थी। और राजा राम की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की समीक्षा बन गई थी। तो मराठा समाज की समीक्षा जो है अपने बेटे के साथ, 4 वर्ष के बेटा था शिवाजी द्वितीय, उसके साथ शासन किया था। तो आप लोग मराठा साम्राज्य अगर पढ़े होंगे तो आप जरूर इसको जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सबसे पहले ये हो जाएगा पद्मिनी,
इसके बाद जो है दुर्गावती, इसके बाद जो है ताराबाई और लास्ट में अहल्याबाई। अगला है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि विपणन समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है इसरो। तो इसरो का दोस्तों इसरो का आप कहाँ है? तो इसरो जो है ये बंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है बताया जा रहा है कि कौन सा सही मिलान है। तो हम लोग ये जानते हैं BSSC का जो है कहाँ है, ये तिरुवनंतपुरम है, इसरो का बंगलोर है और IUAC का नई दिल्ली है, IUCA का पुणे है। तो एक ही मिलान सही है। इसका है विक्रम साराभाई, ये है विक्रम साराभाई का कहाँ है हेडक्वार्टर? तिरुवनंतपुरम में। और इसरो का बंगलोर में है और IUAC का है जो है नई दिल्ली में है, IUCA का पुणे में है। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये फेमस पुस्तक है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। अगला है वास्तव में निम्न में से किसका निर्णय ही समांतर मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है? तो किसका? तो दोस्तों मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होती है और मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इनके निर्णयों को प्रभावित करता है। दोस्तों वास्तव में मुख्यमंत्री का निर्णय ही समांतर जो है मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। अगला है निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो पैतृक चट्टान कौन है? तो दोस्तों धरवार क्रम की चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है। अगला है नागरी लिपि में मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी ओर अलग से रखने का सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव जो है किसने दिया था? तो ये गोरख प्रसाद ने दिया था। अगला है वियना की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, किसका है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया का है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, NDC जिसको बोलते हैं। अगला है 1758 यानी 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई और अंग्रेजों के साथ जो भी इस संधि में शामिल हुए उन्हें किस नियम और शर्तों को माननी पड़ी थी? तो किस नियम और शर्तों को? अगला है फर्स्ट दिया हुआ है कि अंग्रेज अपने सहयोगों को बाह्य और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवाबदेह होगा, सही है। सहयोगियों के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र दल तैनात किया जाएगा जिसके रख रखाव और का संसाधन सहयोगी प्रदान करेगा, सही है। सहयोगी किसी अन्य शासक के साथ समझौते या युद्ध बिना अंग्रेज की अनुमति के नहीं करेंगे, ये भी सही है। असहमति होने पर सहयोगी कभी भी संधि से अलग हो सकता है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है इसमें क्या रहा है कि 1 और 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में होता है। और कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब आया? तो कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम जो कब आया है? तो ये 1793 में, क्या कि इसका कार्यकाल भी 93 से ही स्टार्ट होता है। बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन, तो बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन जो है 1853 में और मद्रास हार्बर जो है 1881 ईस्वी में। इसमें कथन और कारण है, इसका आंसर बताना है और कथन को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों फर्स्ट है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना, और इस संस्था की कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई, ये सही दिया हुआ है। दूसरा का है इन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत का स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन का परिणाम था जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी ये कॉन्सेप्ट दिए थे। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट माने जो बताए थे उसका प्रस्ताव को जो स्वीकार कब किया गया? तो ये 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो दोस्तों इसमें दोनों सही है। फिर एसर्शन और रीजन है और बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है।
अगला ये है, कथन है कि नवंबर 1933 में इंडियन लेबर जर्नल को भेजे गए संदेश में जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक और राष्ट्रीय संघर्षों को बुनियादी बताया और दोनों में किसी एक से भी समझौता को नकारा। तो दोस्तों ये सही है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के साम्राज्यवाद विरोधी के संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। दोस्तों ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल फेनेरेटिक बनावट का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों चट्टानों को फेनेरेटिक बनावट आग्नेय चट्टानी बनावट से संबंधित है, जो बड़े क्रिस्टल के रूप में देखी जाती है। दोस्तों फेनेरेटिक बनावट मैग्मा के धीमे लंबे समय तक ठंडा होने के इतिहास को इंगित करती है। फेनेटिक चट्टान के दाने का आकार जो है 1/16 mm से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उदाहरण होता है जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उदाहरण कह रहा नहीं है, तो ग्रेनाइट ग्रेबो डियोराइट है, लेकिन रियोलाइट नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइबर नदी डेल्टा कस्पेट डेल्टा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या कह रहा है? सही उत्तर चुनना। तो दोस्तों फर्स्ट गलत दिया है कि टाइबर नदी ताइरेनियन सागर में गिरती है, सही है। यह नदी रोम शहर से गुजरती है, यह भी सही है। तो 2-3 सही है, लेकिन एक सही नहीं है, क्योंकि टाइबर नदी जो है डेल्टा कस्पेट डेल्टा का उदाहरण है, न कि नहीं है। दोस्तों रोम की तीबर नदी यानी राम इटली की राजधानी, जैसे रोम इटली की राजधानी है, और एमिलिया जो है रोमग्ना में एपिनेन पर्वत ढलानों से निकलती है। रोम पहुंचने से पहले नेरा और एनिन नदी इसमें मिल जाती है। कौन कौन? नेरा और एनिन। और तीबर नदियाँ जो है अंत में टायरानियन सागर में प्रवेश करती है, और यह जो है कस्पेट डेल्टास का उदाहरण है, यानी यह नदी इसका उदाहरण है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और फर्स्ट दिया हुआ है कि आर्कियन सेल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी सेल प्रणाली है, सही है। सबसे आम आर्कियन सेल नीस है, सही है। धारवाड़ सेल प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा है, तो ये भी सही है, तो कंप्लीट सही है। इसमें है डीएनए तकनीक के चरणों के बारे में बताया गया है, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरणों के बारे में बताना है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है इस तकनीक में? तो दोस्तों सबसे पहले इस टेक्निक में जो है क्या किया जाता है? तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण किया जाता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। इसके बाद डीएनए का विखंडन किया जाता है, ये सेकेंड नंबर पे हो गया। इसके बाद जो है क्या किया जाता है? इसके बाद इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण किया जाता है, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है? तो इसके बाद जो है रुचि वाले जमीन का परिवर्धन किया जाता है, तो ये फोर्थ नंबर पे हो गया। और इसके बाद क्या किया जाता है? तो इसके बाद जो है डीएनए खंड को वाहक में जोड़ा जाता है, तो ये फिफ्थ नंबर पे हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद जो है पुनर्योजन डीएनए का पोषी कोशिका स्थानांतरण चरणों का सही अनुक्रम है, तो इसके बाद ये 6 नंबर पे हो गया। इसके बाद जो है बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होती है, ये 7 नंबर पे हो गया। और लास्ट में जो है पारिवाहिक प्रक्रिया होती है, तो ये लास्ट हो गया। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में डी है, तो डी किस में है? लास्ट, ये सी हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। अगला रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो क्या है? अविनाश है, यानी अविनाश है। दोस्तों इसमें जो है ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं ये जो क्वांटम संख्या 4 होता है, कौन कौन होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। दोस्तों ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या इंडिकेट करता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या जो है आकार और ऊर्जा को निर्धारित करता है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको n से डिनोट करते हैं, और n का मान कम होने पर ऊर्जा कम होता है, ज़्यादा होने पे ज़्यादा होता है। तो n का मान बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ता है। ये कौन बताता है? ये मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको n से निरूपित करते हैं। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में द्विगंशी कहते हैं। दोस्तों ये जो है कोणीय संवेग को दर्शाता है, और उपकोष को भी बताता है। उपकोष कौन कौन होता है? SPDF हम लोग जानते हैं। दोस्तों L का मान जो है 0 से लेकर n-1 तक होता है। n क्या है? वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो इस तरह से याद रखते हैं। और SPDF इसमें सबसेल को बताता है दोस्तों। इसके बाद जो है ये कक्षक के त्रिमितीय आकार को भी बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको याद रखिएगा। अब ये जो है चुंबकीय क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्वांटम नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। और इसका मान जो है -L से लेकर +L तक होता है, यानी 0 सहित। अगर L का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा, और 0 कौन 1s हो जाएगा। L का मान 1 होगा तो m का मान -1, 0 और 1 होगा, यानी 3 p कक्ष होगा, 3 p कक्ष होगा। L का मान अगर 2 होगा तो -2, -1, 0, 1 और 2। तो इस तरह से ये चारों का जो है, फिर एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो कभी भी एक अणु में जो है, जैसे मान लीजिए तो ये एक अपर होगा, एक लोअर होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, +½ और -½ स्पिन होता है। तो ये 4 को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये पारा है। अगला, धाबा रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का यूज करते हैं। अगला, पारा धातु मिश्रण है। तो पारा धातु किसका मिश्रण है? तो ये पारदयुक्त धातु होते हैं, यानी पारा धातु जो है उसमें पारा होगा ही। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो न्यूनतम वायु हाइड्रोजन करता है। अगला, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी जो है मिर्च में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, यानी थोड़ा भी गर्म कीजिएगा तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सब्जी विटामिन सी जो है शरीर को बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। अगर आप कच्चा फल उल खाते हैं उसी से विटामिन सी मिल पाता है। अगर आप सब्जी में खाए के टेम्परेचर देते हैं तो वो विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगला है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये सलामेंडर है, अजगर है और कंगारू है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे पिछले बार सेट में आया हुआ था। अगला है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुध्रग। दोस्तों इस बार ध्रुव के एग्जाम में ये पूछा था, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है ध्वनि। तो ये तो सही है, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोस्तों फर्स्ट गलत है। इसमें जो है जैसे कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है हाई हो जाएगा। कम लंबाई के जो है फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। तो फर्स्ट गलत है, 2 सही है। तो केवल 2 सही है, तो बी आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई इकाई है जो लगभग 6.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश बराबर है? तो कौन है? तो ये कूलम है। मिलाना है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है किसमें, ये पाया जाता है दूध में, लैक्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में। इसमें भी मिलाना है। तो अचार में क्या पाया जाता है? तो अचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में, तो खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल, और सेब में जो है कार्बोनिक, सेब में मैलिक अम्ल, और शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सब संतानों में रंजकहीन होगा। पके हुए अंगूरों में होता है। दोस्तों पके हुए अंगूर में जो है ग्लूकोज होता है। अनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी की जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। प्रत्येक माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारिता समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रभावी धारिता होगी। तो प्रभावी धारिता क्या होगा? 2C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना काम है। अगला है, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। तो क्या नियंत्रण करने के लिए? चूहों को, ये याद रखिएगा, रोडेंटिसाइड से चूहा को नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दोस्तों इसमें हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्या ट्रिक है? जैसे आप लोग RMI कराते हैं, इसके बाद क्या होता है? विजुअल होता है, अल्ट्रा होता है, और एक्स गामा। दोस्तों तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है इसका, और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी सेम है। तो लैम्डा अधिक होता है यहाँ पे, और इधर जाते हैं तो कम जाता है।
वेवलेंथ। और और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बढ़ता है, इधर कमता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ता है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में आर का मतलब क्या है, ये नहीं समझा पाया, RMI VU XY, ये ऐसे याद कर लीजिए। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो गामा रे का सबसे कम जो है वेवलेंथ होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक होगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होगा, तो ये गामा रेज का। इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, RMI VU XY, यानी XY इसको कर लीजिए, XY यू भी होना चाहिए तो VU है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम है। तो मान लीजिए A, B और C है। तो एक संख्या कौन है, 100 है, तो ये 80 हो जाएगा। और फिर कह रहा है तीसरी संख्या 200% से अधिक है। तो ये 200 यानी 80 दूना 160 इसमें बढ़ेगा, तो 160 इसमें बढ़ेगा, 80 है तो 240 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जो C है और A है, इसका अंतर का जो C है और B का अंतर का कितना % कम है या ज़्यादा है। तो C और A का अंतर कितना है, तो 140 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 140, और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 160 है। तो 160 140 से माने 140 160 से कितना % कम है, तो 20 कम है, कितना में, 160 में। देखिए जहाँ से लगा रहेगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा, ये ट्रिक याद रखिएगा परसेंटेज में। जहाँ से लगा है तो क्या करें, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से, तो 160 हो जाएगा, गुने 100, तो 0.08 12.5% हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए हमको A B नहीं आया, कभी कभी A में आ जाएगा, कभी B में आ जाएगा, तो ऑप्शन से कैसे हम चेक करेंगे। जैसे कह रहा है कि B और D का कुल हिस्सा, तो B और D क्या है, 575 125, तो 575 125 कितना होगा, 600 700 हो जाएगा, 575 700 हो गया। और कह रहा है A और C, तो A और C कितना हो जाएगा, 3 2 5 550 का, आप कह रहा है कि 14/11 हिस्सा है, तो 14 इसको 11 कीजिए, 550 हो गया। तो 14 11 25 55, 50 मतलब पे कर देगा, 14 5 700, तो यानी C आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है। A और B कितना, 12 और 18 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। तो 3 काम कर रहा है, 18 दूना 36, यानी 4 दिन एक काम करता है एक साथ, 3 2 5 20 काम कर लिया, बच गया कितना, 16। अब जो है B को हटाकर C लाया और A काम ही कर रहा है, तो 4 दिन में A और C मिलकर काम कर देता है। तो 4 दिन में A कितना काम करेगा, 4 ते 12 काम कर लिया, 4 दिन में कितना, 4 ते 12, बच गया कितना, 8। तो 8 जो है ये 4 दिन में C करता है। दोस्तों देखिए A और B 12 18 36 हो गया एलसीएम, 12 36, 18 दूना 36, 5 3 2 5 एक दिन में करेगा, तो 4 दिन में 20 करेगा, तो 20 है, तो बचा कितना, 16 ही ना बचा। और A 4 दिन फिर करता है, तो 12 हो गया, तो बचा कितना, 4। तो 4 काम शेष जो है C करता है 4 दिन में। तो कह रहा है इसका 50%, 36 का 50% 18 हो गया, तो 18 काम C कितने दिन में करेगा, तो 18 दिन में करेगा, क्योंकि 4 काम 4 दिन में करता है, तो एक काम एक दिन में करेगा, तो ये 18 दिन हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, यानी आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए, जैसे ए बी और सी, तो ए और बी में डिफरेंस कितना है, 2.5 है, बी और सी में कितना डिफरेंस है, 2.5 है, यानी ये AP फॉर्म में है। तो ये AP का इसका आंसर डायरेक्ट होता है 3DA²। तो D क्या है, वही अंतर, तो 2.5 है, तो 5/2 का होल स्क्वायर गुने 3, तो 15/4, 15/4 गुने 3 माने 45/4, तो क्या हो जाएगा, 5 बट्टे डिफरेंस क्या है, 5/2, तो 5 25 थे 75/4 हो जाएगा। तो B आंसर हो जाएगा 54 का। दोस्तों इसको जो है सॉल्व करना है,
टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और यहाँ 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ साइन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान जो है 1/2 आ गया, यानी थीटा का मान 30 आ गया। और इसमें मान रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा √3 - 1। दोस्तों मैथ क्या है कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना तभी आएगा आपको। जस्ट हम हिंट देते हैं कि इस तरह से आप कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि भार संगत संख्या है, यानी एक है एक भार भी है, दो है दो भार भी है, इस टाइप से। तो भारित माध्य जो होता है 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3, इस तरह से स्क्वायर में हो जाएगा। और नीचे संख्या 1 + 2 + 3 + ... n। तो स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 1/6 × n × n + 1 और 2n + 1 अब बटे अब 1 2 3 4 9 तक n तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 n × n + 1। तो n + 1 n प्लस कट जाएगा, n कट जाएगा, 1/6 और 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो आप बच गया क्या 2n + 1/3, इसका बी आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि x से y और फिर y से x का मध्य जो है टाइम दिया था। हम लोग जानते हैं कि S1/S2 एक फार्मूला होता है T2/√T2/T1, यानी क्रॉस करने के बाद जो टाइम है ये क्या है, क्रॉस करने के बाद जो गंतव्य स्थान पर जाता है वो टाइम है। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो S1 का मान जो है 6.3/4 आ जाएगा, डी आंसर। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है और 29, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 355 × 100/71 और गुने 121/100 कर देंगे, क्या कैसे इसको करेंगे तो 605 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन फिगर नहीं दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। साधारण ब्याज की एक विशेष में देखिए ये ऐसे ही बन जाएगा 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी पी साधारण ब्याज है। इंटरेस्ट कितना है पी, माने पी को 2p होने में कितना लग जाता है इतना, तो पी एन सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो पी को 3p होने में कितना लगेगा, यानी 2p होने में तो इसका डबल हो जाएगा, 12.5 वर्ष का 25 वर्ष हो जाएगा। एक वर्ग का अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, यहाँ पे वृत्त बना हुआ है और एक बाह्य वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए वर्ग का भुजा ए है तो ये हाफ हो जाएगा, अंदर का क्या त्रिज्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और बाहर का ये क्या हो जाएगा ये, तो इसका √2a होता है ना, √2a विकर्ण बराबर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो हाफ कर दीजिए तो a/√2 हो जाएगा। तो जब r आ गया दोनों का तो πr² कर दीजिए, πr² करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। करा एक शंकु के छीनक। दोस्तों इसमें फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। फार्मूला क्या है 1/3 पाई बड़का r² छोटका r² r × r, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1342 आ जाएगा। अगला है 56, 57, 58 का एलसीएम इतना है तो एक बढ़ गया तो 59k हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया माने प्रोबेबिलिटी, प्रक्रिया माने क्या होता है प्रोबेबिलिटी, तो माइनस और 1 से कम होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसमें कौन नहीं हो सकता है, तो माइनस नहीं हो सकता है। इतना में अभाज्य गुणनखंड है तो इसको प्राइम नंबर में चेंज कीजिए, तो प्राइम नंबर में चेंज करेंगे तो 2 × 3 × 5 30 का हो जाएगा, इसका 5 हो गया। और 24 को जब हम चेंज करेंगे तो 2 × 2 × 2 4 4 2 8 23 24, इसका 5 करेंगे तो जो सब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 20 × 3 के पावर 10 और × 5 के पावर 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसको ऐड कर दीजिए 20 30 और 5 35। दोस्तों इसमें जो है कह रहा है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसमें 3 प्रकार का होता है। यानी जैसे मान लीजिए समीकरण जो दिया है a1x + b1y प्लस c1 ये दिया है, a2x भी ये सब दिया है। तो ये आप लोग कहीं पे जो है आप लिख लीजिए यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के क्या होता है
ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का सभी बराबर होता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये दूसरा हो गया, ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन हो गया, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का। और कहेगा नो सोल्यूशन, तो A1/A2 बराबर होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है नो सोल्यूशन का। तो इस पर कंडीशन पर रखिएगा इनफाइनाइट वाला पे, तो रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर जो आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। आपको आ रहा है कि शांत जल में इतना है, धारा का चाल इतना है और जाता आता है, तो डिस्टेंस तो सेम होगा, तो डिस्टेंस होगा तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, 6 किलोमीटर से जाएगा और आएगा तो ये घट जाएगा, 4 किलोमीटर से आएगा। तो इसमें जो है 1 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा तो टाइम भी दे दिया है, तो x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो P का मूल समान है, यानी मूल समान क्या है, D बराबर क्या होता है B² - 4AC। ये अगर 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तभी ना समान रूट आएगा। तो B² बराबर 4AC होगा तो समान रूट होगा। तो B क्या है, B 3 है। इस तरह से P का मान जो है 9/8 आ जाएगा। इतना का कौन सा पद शून्य होगा, यानी TN पद जो है 0 होना चाहिए। तो इसका AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक AP सीरीज है। तो TN बराबर क्या होता है A+n-1 इंटू D बराबर 0, A+n-1 इंटू D बराबर 0, क्योंकि TN पद 0 होना चाहिए। तो ये n पद आएगा तो n का मान निकलेगा, यहाँ D क्या हो जाएगा D-9 होगा, D-9 होगा, माने इसमें से इसको घटाएंगे तो -9, तो ये 9वां पद हो जाएगा। 10 बच्चों में कुल इतना मिठाई इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक में 5 मिठाई। तो इसका एवरेज निकाल दीजिए और प्रोग्रेशन, जैसे एवरेज क्या हो जाएगा 5.7 हो जाएगा 10 में। तो 6 गर्ल है और 5 बॉय है, एवरेज कितना है 5.7। इसको घटाइएगा तो 0.7 और इसमें से घटाएगा 0.3, तो 7:3, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 बच्चा है तो 10 का 10 हो गया, तो 1 का 1 हो गया। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 × 1, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा लड़कों का, 7 लड़कियों का संख्या हो जाएगा। इसमें क्या लड़कों की संख्या कितना है तो 3 है। दोस्तों रीजनिंग आप लोग खुद कीजिएगा, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्नलिखित से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की तो ऑल्ट टैब करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है, तो माने वायरस का आपको पूछ रहा है, तो वायरस का क्या हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला प्रिंटर की स्पीड यानी कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, तो ये डॉट मैट्रिक्स में। अगला कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक बटन है जो द्विशब्दनीय लिपियों के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में उत्पन्न करता है, तो ये कैप्स लॉक हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन है, तो ये सभी है जेनेक्स, यूनिक्स और MX एक्सेल। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है, उदाहरण किसका कि माने क्रिप्टो लॉकर किसका उदाहरण है, तो क्रिप्टो लॉकर जो है ये रेसमवेयर का उदाहरण है। अगला MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत को पहचाना है, तो गलत को पहचाना है तो MS एक्सेल 10 में जो है हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते, ये गलत दिया हुआ है, डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला है, तो परम श्रृंखला कौन है, जिसको वर्ल्ड में 75वां रैंक मिला था, तो ये परम मित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डेटा पर निष्पादित किया जाता है, तो कौन सा, तो ये माइक्रो ऑपरेशन हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का विकास शुरू हुआ, तो कब विकास हुआ, तो 1989 में। ईमेल फॉरवर्ड करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन को चुनने का मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो इसमें गलत जो है फॉरवर्ड किए गए ईमेल संदेश में नया संदेश नहीं जोड़ा जा सकता है, ये गलत है, जोड़ सकते हैं। अगला है MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू स्क्रीन के स्लाइड थंबनेल प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, तो बाईं ओर प्रदर्शित करता है।
अगला है क्रोमियो वेब ब्राउजर किसने विकसित किया था? तो यह विकसित जो है गूगल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रक्रिया मूलक भाषा का एक उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प? तो सी। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के डैश के द्वारा की जाती है। तो एक सेल के जो है रेफरेंस के द्वारा की जाती है। अगला है MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फॉर्मूले के संदर्भित किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये ए सोलम कॉलम 10 हो जाएगा। अगला दो नेटवर्कों को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल का काम कर सकता है, तो ये गेटवे हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? गलत है, यानी एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, ये गलत है। एक बार में एक ही मुद्रित कर सकते हैं। बाकी बात तेज गति, कई फॉन्ट और आंकड़ों का समर्थन करता है और पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करते हैं। तो ये तीनों सही दिया हुआ है। अगला CPU में उपयोग होने वाले एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा डिवाइस है? तो ये रजिस्टर है। अगला जबकि डैश में डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है, तो अपलोडिंग में। अब हम लोग झारखंड से 40 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है? तो कितने जिले हैं? तो कुल 4 जिले हैं। अगला है झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के साक्षरता दर कितनी है? तो ये 66.41% है। फयान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किस नाम से? तो कुकुट लाड के नाम से। और रांची नगर निगम की स्थापना की गई, तो रांची नगर निगम की स्थापना जो है 15 सितंबर 1979 में हुआ है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो ये मरुंड देश के नाम से। अगला है निम्नलिखित में से लगभग किस वर्ष तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अकबर के सभी विरोधी अफगान या तो पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1576 ईस्वी। निम्न में से कौन सा लोधी वंश के सुल्तानों के समकालीन नहीं थे? तो समकालीन कौन नहीं थे? शिवदास कर्ण नहीं थे। बाकी बात ये नागवंशी राजा का है और नागवंशी सब जो शासक है नागवंशी शासक है। अगला गुमला चैनपुर के निकट टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये पूर्व मध्य काल में हुआ है। अगला तांबे की सिकरी तथा कांसे की अंगूठी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से? तो ये मूरत से प्राप्त हुआ है। 1809 ईस्वी में कहाँ के राजा ने सरायकेला खरसावा के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण में लेने की प्रार्थना की जो स्वीकृति नहीं हुई? तो ये पोरहाट। अगला है निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? तो ये कहाँ से मिला है? पलामू से। मुंडारी भाषा की लिपि क्या है? तो मुंडारी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, किस मुंडारी लेखक की साहित्य अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? मन मसीह मुंडा को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड के कितने क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? तो एक ही भाषा को, जो संथाली है। अगला निम्नलिखित का सही मिलान करना है। कह रहा है विनोद बिहारी महतो। तो दोस्तों विनोद बिहारी महतो जो है शिवाजी समाज से था। किस समाज से? शिवाजी समाज से। और शिबू सोरेन, तो दोस्तों शिबू सोरेन जो है ये सनातन संथाल समाज से था। और अरुण कुमार राय, दोस्तों अरुण कुमार राय जो है किससे संबंधित था? तो अरुण कुमार राय जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति से संबंधित था। और लास्ट में जयपाल सिंह, तो दोस्तों जयपाल सिंह जो है किससे संबंधित है? झारखंड पार्टी से। इस तरह से इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह का दीवान का क्या नाम था? तो अर्जुन सिंह के दीवान का नाम जो था क्या था? जग्गू था। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है। तो फर्स्ट है 29 मार्च 1940 को महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए, सही है। महात्मा गांधी को अंतिम बार झारखंड आने का उद्देश्य निवारण बाबू को देखना था, ये भी सही है। तो दोनों सही है।
मालू दह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराया गया जिसमें झारखंड के क्षेत्रीय विधायिका के लिए आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या 6 थी। झारखंड के संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है शैलयाला राय ने किया था, श्रीमती शैलयाला राय ने। अगला, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? थियोडोर सूरिन को। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष कब शुरू हुआ? तो टाइम बताना है, 2013 में शुरू हुआ है। भारत के वन क्षेत्र में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी परसेंट है? तो 3.30%। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ये गढ़वा जिले में पाई जाती है। बोकारो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी? तो ये निकेल। अगला है, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो आम भाषा में जो है ये मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उद्योग खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना किले कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में चाइना किले जो है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो किस जिले में? तो ये गिरिडीह में। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? तो ये रांची स्थित हरमू मैदान से। निम्नलिखित में से कौन सा धान अधिप्रापित योजना का बारे में सही नहीं है? तो कौन सा है? तो यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, ये गलत है। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना की नोडल एजेंसी है, ये सही है। और इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनाज उपलब्ध कराना और इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। अगला है, प्रेमलता अग्रवाल किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष? तो ये 2013 में। अगला, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? तो ये बिरसा मुंडा। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजातियों को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? संथाल जनजाति को। बुल्लू इमाम किस जनजाति के लोक कला से संबंधित है? तो ये जो है सोहराई और कोहबर से संबंधित है। जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? तो किस वर्षों तक? तो 2024 तक के। अगला है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों को किसी दुर्घटना या मौत की स्थिति में कितने रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देने की बात कही गई है? तो कितनी? तो 50,000 तत्काल। हाल ही में रांची नगर निगम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा? तो ये 40वां। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये अमिताभ कुमार गुप्ता को। दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गया और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से आप खुद भी मिला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।